JCERT। ठीक है, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1। हिस्ट्री माने फ्रांसीसी क्रांति पाठ का नाम है। पहला सवाल, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? यानी फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध किस स्थिति में हुई रहे? निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत हुई। देखो, पहला है सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, फ्रांसीसी जनसंख्या, दार्शनिकों का योगदान। तो एक एक करके देखो, हमें सामाजिक परिस्थितियां हैं नहीं। वहां पर सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी, यानी 3 हिस्सा में बांट रहे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, केवल तृतीय स्टेट ही थी जो सभी कर देने को बाध्य थी। ठीक है, ये सब कारण रहे। दूसरा है आर्थिक परिस्थितियां। 5 मई 1789 को स्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक स्टेट को सभा में 1 वोट डालने का अनुमति दी गई। तृतीय स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होना चाहिए। अब तीसरा है फ्रांसीसी जनसंख्या। जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की बहुत मांग बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पावरोटी के भाव बढ़ गए। और चौथा है दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांत को नकार दिया। देवी देवता वाला रहे। राजनीतिक कारण देखो, 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया। इसके प्रत्युत्तर में सैकड़ों क्रुद्ध पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियां बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना वास्तिल किले में जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। और लास्ट कारण था सम्राट में लुई 16वें एवं उसकी रानी मेरी एतोएनेत ने अपने विलासितापूर्ण जीवन एवं खर्चीले तौर तरीके पर काफी धन बर्बाद किया। लोग प्रशासन की इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे तथा इसे बदलना चाहते थे। माना ऐश मौज करो रहे, मगर सम्राट लुई 16वां रहे। दूसरा सवाल बोलता है, फ्रांसीसी समाज के कौन से समूहों को क्रांति से लाभ हुआ? कौन से समूहों को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया? समाज के कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी? तो इसका उत्तर है तृतीय स्टेट के धनी सदस्यों को फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वो पादरियों एवं कुलीन द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। बाद में भेदभाव के दूर कर दिया। दूसरा है पादरियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई। तीसरा सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन करना है। फ्रांसीसी क्रांति ने 19वीं और 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का विरासत मिल रहे पॉइंटेड कर रहा है। कम है फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। कम है यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। तीसरा कारण है इसने यूरोप के लगभग सभी देशों एवं दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। चौथा कारण है इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की। अगला कारण है इसने मनमाने तरीके से चल रहे शासन का अंत किया। फिर इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया। उसके बाद है इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ
दिया तथा राष्ट्रवादी की अवधारणा को बढ़ावा दिया। फिर है, इस क्रांति ने सामंती विशेषाधिकार दास प्रथा एवं नियंत्रण को समाप्त किया। फिर है, राजा राम मोहन जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, चौथा सवाल हो गया, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है इस प्रकार है: विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, उसी टाइप है। पांचवा है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर विरोधों से घिरे हुए थे? सार्वभौमिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया है। देखो, इसका पहला पॉइंट है, घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिसमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे, उन्हें बिल्कुल वोट ही नहीं डालने दिया गया। हमें फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। फिर लास्ट है, फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। छठवां सवाल है, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? तो देखो, सन 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों का प्रायः विधानसभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्वीर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। फिर सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। फिर वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया। दशमलव प्रणाली पर आधारित नापतोल की एक समान पद्धति शुरू की। अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हुई। ये पहला पार्ट खत्म।